So day after tomorrow, you are having your first assessment. Uh, in that, we will be covering the general anatomy, the upper limb, and in the embryology, I'll be giving spermatogenesis, oogenesis, then the ovarian and menstrual cycles, the first week of development and the second week of development. जो आज की क्लास है, that is not included in the assessment, in the syllabus of the assessment. आज ये जो क्लास है बेसिकली दिस इज द अप्लाइड एस्पेक्ट. अब कोई बात नहीं करेगा. जितनी जल्दी हम ये खत्म कर लेंगे, तुमको उसके बाद फ्री टाइम है. वो इसलिए अभी जो थोड़े टाइम यहाँ पे हो तो बी साइलेंट. जो तुम्हारे से जो सीनियर बैच है जिसके अभी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे थे, हम लोग ले रहे थे, उसमें बिजी थे, जिस वजह से तुम्हारी क्लासेस नहीं हो रही हैं. आज भी उन लोग स्पॉटिंग एग्जाम है. 250 स्टूडेंट्स हो तुम लोग भी. 250 का वो हमारा फर्स्ट बैच था. तो मैं उनकी परफॉर्मेंस तुम्हें बता देती हूँ. जो पूरे साल मैंने देखा, मतलब जो अगर उनके कहने पे चलोगे, ये जो लोग मुझे यहाँ से उठ के पहले वहां पीछे दिखाई दिए और अब इस कोने में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो टीचर्स होते हैं पूरे साल जो तुम्हारे साथ रहते हैं ना, उन्हें सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है. तो उनकी परफॉर्मेंस भी तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारे सीनियर्स की. मतलब वी आर रियली डिसअपॉइंटेड बाय देयर परफॉर्मेंस. फाइनल एग्जाम में पता नहीं, अभी उनके पास 20 दिन हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं. मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मतलब दिस इज नॉट दी वे टू डू दीज थिंग्स. मतलब यू आर नॉट हेयर टू पास टाइम. ऐसा नहीं है कि ये 4.5 साल तुम निकालने आए हो क्या, फिर नहीं आते, फिर कुछ और कर लेते. हम कोई ऐसी चीज करते ना जिसे हम इंजॉय करते. और पूरे टाइम वो लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं कि अब एग्जाम आ गया. सिर्फ ये जो टाइम है, इसको अगर तुम खराब तरीके से निकालोगे, जो शुरुआत है यहाँ से ठीक कर लोगे, तो यू विल बी एंजॉयिंग एवरी मोमेंट. और यहाँ पे ठीक नहीं रहोगे तो उसके बाद इतना स्ट्रेस बिल्डअप होगा. कहते हैं ना कि लाइफ वैसे भी देखा जाए तो है क्या, इसमें हर चीज के दो पहलू होते हैं. अगर सुख है तो दुख भी है. तो जितनी अगर अभी सुख गलत तरीके से पाओगे तो उतना ही दुख. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. मैं उन बच्चों को देख रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें कि what is there in store for you if you are doing all these things. मतलब बोन्स को उल्टा पकड़ा है, जो विसराज है उनको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड नहीं कर रहे. उन्हें यही बेसिकली उन्हें क्या समझ में नहीं आया, जो उन्होंने खो दिया कि तुम्हारी बॉडी में कौन सा विसरा कैसे प्लेस्ड है. अगर तुम 12th वाली चीजें तो क्या है, तुम भूलते जाओगे. तो जो तुमने अभी तक बेसिक पढ़ा है वो इस एक साल में तुमको खुद ही सोचोगे. तुम्हें जो तुम्हें क्रोमोसोम्स आते हैं, तुम्हें जो डीएनए आता है, वो अभी तुम कुछ और पढ़ोगे तो वो सब चीजें छूटती जाती है. तो सिमिलरली जो बेसिक है वो भी चला गया और ये हम एक डिटीरियोरेशन में चले गए. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे. एंड ये जो तुम्हारा पहला असेसमेंट है, बहुत आवाज आ रही है मुझे इस साइड से, अपने लिए नहीं बोल रही हूं मैं ये. मुझे क्या मतलब, आई विल बी गेटिंग माई सैलरी वेदर यू विल रीड और नॉट. मुझे क्या फर्क पड़ता है. पहला असेसमेंट बहुत अच्छे से दो. तुमने रियलाइज कर लिया होगा अब तक कि तुम्हें किस लेवल पे कितना पढ़ना है, रोज की क्लास को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है. जो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए एक हैसल था कि उन्हें इतना कंप्लीट करना है. जो लोग शुरू से आ रहे हैं, लेकिन अराउंड 180 और 190 स्टूडेंट्स ज्वाइन इन दी फर्स्ट काउंसलिंग इटसेल्फ. तो तुम्हारे पास तो पहले दिन से ही टाइम था बहुत सारे लोगों के पास में. और इस असेसमेंट के बाद तुमको और क्लियर हो जाएगा कि तुमको कैसे आगे करना है. तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम. एंड
प्लीज डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम दोज पीपल। एक मैं ये भी बता रही हूँ, क्योंकि उनकी उसमें से मैं अभी भी बता सकती हूँ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो पहले दिन से मुझे पता है कि वो बच्चे आगे बैठ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। कितने लोग मुझे ये भी पता है कि जो आते ही नहीं थे। मतलब लाइक इफ यू पीपल स्टार्ट गिविंग आंसर्स वी रिकॉग्नाइज योर फेसेस। अदरवाइज जो मास्क पहन के आते थे, मैं उसको भी अभी बोल देती हूँ कि अच्छा आज मास्क उतर गया है, लास्ट डे जब तुम एग्जाम देने आए हो। तो वो वैसी वाली चीजें भी हैं। तो तुम्हें क्या बनना है वो तुम सोच लो, तुम्हें क्या करना है। तो आज ये जो है, दिस इज एक्चुअली द अप्लाइड पार्ट ऑफ the embryology which we read till today. So artificial or assisted reproductive techniques, it is a well developed and a well defined field now. Reproductive medicine हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में एक अलग डिपार्टमेंट है besides the obstetrics and gynecology. तो प्रोडक्टिव टेक्निक्स जो है, एटलीस्ट यू शुड बी फेमिलियर विद द नेम्स, विद अदर थिंग्स, क्योंकि बेसिक उसका कहाँ से शुरू हो रहा है, एम्ब्रियोलॉजी से ही शुरू हो रहा है। तो व्हेन डू वी कॉल, अगर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो पहले तो ये देखेंगे कि किसको जरूरत पड़ेगी, कौन किसको हम बोलेंगे कि ये इनफर्टाइल है या क्या है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि वही पेशेंट्स होंगे जिनके साथ में फिर जिनमें ये अप्लाई करनी होंगी। तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ऐसे ही नहीं है कि एक मैरिड कपल आपके पास में काउंसलिंग के लिए आया या कंसल्टेशन के लिए आया, तो वी कैन नॉट डिक्लेयर दैट कि the women is infertile or the couple cannot conceive. Infertility शुरू ही कहाँ से हो रहा है, when a woman of reproductive age who has not conceived even after 1 year of unprotected intercourse in the absence of any known cause of infertility. सारे मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई है, all the reproductive parts they are normal and they had a normal intercourse for the duration of 1 year. और उसके बाद भी अगर if the couple is not able to conceive, then we call then we can say yes, this is infertility. तो अर्ली रेफरल हम इसमें, एक्चुअली दिस PowerPoint presentation it is available on the internet. तो मुझे मतलब बहुत जल्दी में मैंने ये लिया है। तो उन्होंने जिसने जो बनाया है वो ऑब्स्टेट्रिशियन है। तो उसने बोला कि अगर कोई लेडी ऐसे कोई आती है, अर्ली रेफरल या अर्ली ट्रीटमेंट किस वेमेन में रिक्वायर्ड है, इफ द वेमेन इज एजेड 36 ईयर और over and there is a known clinical cause of infertility or a history of predisposing factors for infertility. मतलब आप assisted reproductive techniques recommend किसे करेंगे? एक तो वो जिसमें there is even after 1 year of unprotected intercourse the one is not able to conceive, और उसमें भी अर्ली रेफरल या अर्ली हम स्टार्ट करने के बारे में किसमें सोच सकते हैं, इफ द विमेन इज एजेड 36 years और ओवर और देयर इज अ नोन कॉज, क्योंकि वहां आप श्योर हो जाते हो कि अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हमें अगर करवाने भी है तो बहुत जल्दी हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है। So the main causes of infertility, they can be 34% of the cases. ये review of literature है, बहुत सारे उसने articles में से search करके ये निकाला है कि 34% of the cases there can be factors related to the male and other factors which are related to the female. They are the cervical factors, uterine factors, tubal is the factors related to the fallopian tube, to the uterus, to the cervix, or there can be hormonal factors. So male factors, cervical, uterine, tubal or hormonal factors, these can be the factors which can be related to infertility. Now these hormonal factors, they can be related to male as well as female, because you know in both the cases the hormones are required for spermatogenesis and oogenesis. Assisted reproductive technique. So exact definition क्या है? Any treatment that deals with means of conception other than the vaginal intercourse is termed as
assisted reproductive technique. So when the means of conception is not the vaginal intercourse, it can be anything. It can be in vitro fertilization, or sperms can be artificially, they can be inseminated into the uterus. Then also it is an artificial reproductive or assisted reproductive technique. So any conception when the means of conception is different from the vaginal intercourse is the assisted reproductive technique. This so these assisted reproductive techniques can be intrauterine insemination, in vitro fertilization plus embryo transfer, intracytoplasmic sperm injection. कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? द स्पर्म्स कैन बी इंसेमिनेटेड into the, अभी हम देखेंगे, into the cervix or into the uterus, then it is intrauterine insemination, or we call it as artificial insemination of sperms. They can be inseminated into the cervix or they can be inseminated into the uterus. Then the in vitro fertilization and embryo transfer and intracytoplasmic sperm injection, it can be there also. So intrauterine insemination. Look at this picture. Here the sperms, they will be inseminated into the uterine cavity. So how the sperms will be inseminated? For the insemination of sperms, what is required? Sperms will be extracted. अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी और किन लोगों में पड़ेगी? इन जनरल हम बात कर रहे हैं when the sperm count is low but still there is sperm production. Sperms are there but sperm count is low. But other and the sperms are motile also. हम उतना तो सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियली हम दे देंगे, लेकिन वो ट्रैवल करके कहाँ तक चले जाएंगे? दे विल बी गोइंग टू दी फेलोपियन ट्यूब. तो मोटिलिटी होनी चाहिए प्लस स्पर्म काउंट सिर्फ लो होना चाहिए, अदरवाइज द स्पर्म्स आर नॉर्मल इन एवरी सेंस. उसमें कुछ और क्या करेंगे? स्पर्म्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर इट एंड देन दे विल बी लाइक वॉश्ड. अभी हम देखेंगे इसमें और क्या है. तो ऑल्दो so intrauterine insemination, this procedure may help in increasing the chances of pregnancy, and intrauterine insemination is the simplest and least expensive method of assisted reproductive techniques, क्योंकि इसमें और कुछ भी artificial नहीं है. Only thing which we are doing is we are extracting these sperms and just inseminating them into the uterine cavity. Other things will take place. Normally fertilization is there in the fallopian tube, then the zygote will travel and it will be implanted into the uterine cavity. After how many days of fertilization implantation occurs? हाँ, fertilization के कितने दिन बाद implantation होता है? 7 days, है ना? 14 में नहीं जाना है हमें, ठीक है? What is the basic, sit down. What is the basic requirement for implantation to occur? Like what happens with the zygote? Before implantation, what occurs? Which event is very important? Blastocyst. It occurs at the stage of blastocyst, and blastocyst loses what? It loses zona pellucida. So the loss of zona pellucida is a very important event for the normal fertilization to occur. अगर हम artificial insemination की बात कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ बिल्कुल normally हो रहा है. Only thing is we are transferring these sperm. But intrauterine insemination, it has been seen, it does not improve pregnancy chances. Mild ovarian stimulation is usually recommended along with the artificial insemination. तो वो उन्होंने लिटरेचर में देखा कि भाई मतलब कुछ अमाउंट ऑफ ovarian stimulation जो है that should be. So indications for intrauterine insemination, it can be like the patients with mild male infertility, unexplained infertility,
the polycystic ovarian disease, ovulatory dysfunction, cervical factors, coital problems, HIV, HBs, AG infection, and donor sperms. If the sperms are donated by someone else, then in those cases also the intrauterine insemination can be planned. So this is the normal semen analysis. So what is the normal volume of the semen? It is around 3.5 ml, and this is the normal sperm count. 100 million sperms per ml of semen. So if the sperm count is slightly lower than that, then we can plan for the artificial insemination. Then in case of male, if there is azoospermia, if the sperms are not, if the sperms are non-motile, then persistent failure of ICSI, intracytoplasmic sperm insemination, in those cases also we can plan for this. So common indications for intrauterine insemination: the unexplained infertility, the endometriosis, male factor infertility, ovulatory diseases. इन दोनों को डिफरेंशिएट करा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को और इंट्रा insemination को. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इवन द ओवा विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड देन, तो अब इन दोनों में चार चीजें तो सेम है कि जिसमें हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में कर सकते हैं, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में कर सकते हैं, ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स में कर सकते हैं. Then basic requirements for intrauterine insemination: the age of the female partner should be less than 35 years. अगर more than 35 years है, then one has to move towards the in vitro fertilization. Why one has to move towards in vitro fertilization instead of artificial insemination? Female more than 35 years of age is itself a risk factor, like for the infertility. क्यों? हाँ, बेसिक हम पढ़ चुके हैं ना. हाँ बोलो. नहीं, उसको पूछ रहे हैं. हाँ, प्रेगनेंसी में पहले तो अभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है. प्रेगनेंसी में मतलब बियर करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा एग्जैक्ट कॉज. हाँ बोलो. Same thing he is saying, inability to be any other thing related to the oocytes. What happens to the oocyte and a more, oocyte are more, yes, actually in later ages oocytes start forming at which age? At birth or just before birth the oogenesis starts. So a woman if she is more than 35 years of age, तो कुछ कुछ oocytes जो होंगे वो कौन सी एज में होंगे? वो ज्यादा मतलब एजेड हो जाएंगे, मतलब there will be more chances of destruction of those kinds of oocytes. So that is why, and there are more chances of chromosomal abnormalities. वो ठीक से फॉर्म हुए हैं नहीं हुए, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के भी क्यों ज्यादा चांसेस होंगे मोर देन 35 इयर्स में? बिकॉज oogenesis starts बिफोर बर्थ. कौन बताएगा? हाँ तुम इस बार पास में. हाँ, oogenesis बताओ मुझे, स्टेजेस बताओ बिफोर बर्थ. कौन सी एज में बर्थ पे अरेस्ट हो जाता है oogenesis? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ, हाँ, prophase of what? Meiosis 1 or meiosis 2? Meiosis 1. So it, and the follicles are in which stage? इसको पूछ. हाँ तुम बोलो. हाँ, इसने बता दिया कि oocyte जो है वो prophase 1 में है और डिप्लोटीन एज में है बर्थ पे, और फॉलिकल्स कौन सी एज में है? फॉलिकल जो है वो प्राइमरी और प्राइमोर्डियल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल. इवन प्राइमोर्डियल से प्राइमरी भी नहीं बनेगा, वो कब बनेगा? सिट डाउन. एनी, हाँ तुम बोलो. हाँ हाँ, व्हेन द प्राइमोर्डियल फॉलिकल विल चेंज इनटू प्राइमरी फॉलिकल? एट प्यूबर्टी, अंडर द इफेक्ट ऑफ
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा अगर क्या रिलीज नहीं होगा, नहीं, ईस्ट्रोजन तो बाद में रिलीज होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आ रहा है? gonadotropin releasing hormone. So first what is required is the gonadotropin releasing hormone, then under the at puberty follicle stimulating hormone will convert into primordial follicle to primary follicle. हमें इसको बहुत डिटेल में नहीं समझना है, हमें इससे रिलेटेड क्या समझनी है? एम्ब्रियोलॉजी. So it is like if you know the procedures this is well and good, but related basic embryology you should know. तो अब वो कब नहीं कर रहे हैं, इनके इंडिकेशंस क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी इज लेस देन 5 years. इतना समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन इट इज डन इन लेस सीवियर केसेस, कि फीमेल का एज भी 35 years से कम है, इनफर्टिलिटी की ड्यूरेशन भी 5 years से लेस है, माइल्ड मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत अगर कुछ सीवियर अगर रहेगा डिफॉर्मिटी स्पर्म में, then we have to go for the in vitro fertilization. Then there is adequate ovarian reserve, all these things. So if the sperm, they are saying best pregnancy rates are when the sperm count is more than 10 million per ml. If the sperm count is less than 1 or 2 million per ml, then we have to go for in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm insemination. What is the normal sperm count? 100 million per ml. तो अगर वो बोलता है 10 मिलियन से ज्यादा है स्पर्म काउंट, तभी किसके लिए प्लान करना है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए. लेकिन स्पर्म काउंट कितना कम है? लेस देन 1 मिलियन. मतलब 100 से 10 मिलियन पे आए और फिर 1 मिलियन. तो 1 मिलियन से भी अगर कम है देन वन शुड गो फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और डायरेक्टली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन. Then the basic requirements are ovarian stimulation. The number of dominant follicles should be more than. अब इसमें ये फीमेल का जो ovarian cycle है that should be normal also, कि तुम्हें normally दिख रहे हैं उसमें 1 to 3 follicles. Then use of transvaginal ultrasound follicle monitoring and timing. This timing is important. What will be the timing of the insemination? At which day of ovarian cycle? We will be planning around 14th day of the menstrual cycle, because at 14th day what occurs? Ovulation. And what is the age of the like for how many hours oocyte will survive? 24 hours. So either 24 hours before or 24 hours after. तो हमें रेंज एक देख के मतलब देते हैं, तो between day 12 to 16th day of the cycle this artificial insemination is planned. And so for intrauterine insemination 3 to 6 cycles are recommended. बहुत डिटेल में चली गई. ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है. तो फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से जो बनी थी वो लुइस ब्राउन, शायद कुछ लोगों को याद होगा, इन 1978 दिस शी वाज बोर्न. एंड so in vitro fertilization. Now coming to in vitro fertilization, और उसमें एक जो टेक्निक है वो क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. So directly the sperm is injected into the oocyte. ठीक है. अब इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला जो स्टेप है वो लिखा है असिस्टेड हैचिंग. सो नाम से समझ आ रहा है. कौन मुझे इसे डिटेल में डिस्क्राइब करेगा? हाँ, इसको बुलाओ ब्लू में. हाँ हाँ, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन. मुझे बताओ oocyte कौन सी स्टेज में होगा? हम ये करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन. प्राइमरी oocyte होगा, सेकेंडरी होगा. सेकेंडरी oocyte at which meiosis 2 has been completed or not completed, because it is complete. And then assisted hatching बता सकते हो क्या है? कुछ और ये इम्प्लांटेशन से रिलेटेड है, अब बोलो.
zona pellucida. So one has to sit down, one has to dissolve the zona pellucida. जरूरी नहीं है ना उसमें zona pellucida अपने आप dissolve हो जाए, तो इसके लिए भी it is treated with the chemicals. Then pre-implantation genetic diagnosis can also be done. एक दिन हम ये जो टेक्निक्स हैं, the diagnostic techniques, prenatal diagnostic techniques, that we will be also doing in some class. Can you name any prenatal diagnostic technique? पता होंगी तुम्हें? हाँ, prenatal diagnostic techniques, हाँ, एमनियोसेंटेसिस. तो ऐसे करके एमनियोसेंटेसिस करके पता कर सकते हैं, पर यहाँ तो डायरेक्ट किसमें से अभी एमनियन वगैरह कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ हमारे पास क्या है, oocyte और स्पर्म ही है. तो वहीं से हमें प्री इम्प्लांटेशन, मतलब अभी स्टेज में है, तभी जेनेटिक डायग्नोसिस इट कैन बी डन. Then cryopreservation of oocyte and the sperm, they are required. Then donor oocyte in vitro fertilization program, genetic surrogacy, all these are the requirements for intracytoplasmic sperm injection. This is the cycle. This is given in your books also in an easy language, जिसका इसने पूरा मतलब these are various steps of the in vitro fertilization treatment. Now you will be telling me कि जो normal था उसी को हमने ये करा है, ovarian stimulation करना है. बेटा तुम हाँ, why ovarian stimulation is being done? ओवरी को स्टिमुलेट करके हम क्या कर लेंगे? क्यों करना है स्टिमुलेट? ओव्यूलेशन के लिए. तो कैसे करेंगे ओव्यूलेशन के लिए? दैट मीन्स ओव्यूलेशन प्लस मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स. सो विच हॉर्मोन्स यू विल बी गिविंग फॉर ओवेरियन स्टिमुलेशन? follicle stimulating hormone, and for ovulation to occur, luteinizing hormones. So these two hormones and plus gonadotropin releasing hormones, that might be required. पता लगा कि hormonal cause है, तो those also, they are also given. Sit down. So what your books write is कि मतलब actually मैंने तो ये procedure किया नहीं है, तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब हम gonadotropin releasing hormone अगर हम दे रहे हैं, या पहले gonadotropin releasing hormone, पर इफ एवरी डे वी आर गिविंग, तो क्या है, ओव्यूलेशन किसी भी दिन हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं. तो वी वांट टू मेंटेन अ रेगुलर साइकिल की ओव्यूलेशन जिस टाइम पे 14 डे चाहिए. तो अलोंग विद द gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, देयर एंटागोनिस्ट आर आल्सो गिवन. और वो एंटागोनिस्ट कब ब्लॉक कर लेंगे? जब ओव्यूलेशन चाहिए होगा. So along with that, in the ovarian stimulation, GnRH, the FSH, LH, they are given at regular intervals and along with their analogs or antagonists also. Then we will be doing monitoring. So monitoring will be done with the help of it will be USG guided. So ultrasonographically we will be monitoring. अब ये जब monitoring कर रहे हैं बेटा, तो इसमें हम क्या देखेंगे बताओ? हाँ, हमने स्टिमुलेट कर दिया ओवरी को, पहले दिन से हमने फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टिमुलेट करना हमने शुरू करा, तो हमें ओव्यूलेशन तक मॉनिटर करना है. तो व्हाट चेंजेस यू विल बी सीइंग इन दैट ओवरी, इन द फॉलिकल्स, इन द oocytes? अरे नॉर्मल सी बात है, फॉलिकल का किस प्यूबर्टी के टाइम में फॉलिकल कौन सी स्टेज में है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल है. एक साइकिल वो कहां से कहां तक चेंज होता है? फ्रॉम प्राइमोर्डियल टू प्राइमरी, एंड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट इज सेकेंडरी oocyte. सॉरी, मैं oocyte और वो दोनों बोले, इट चेंजेस इनटू ग्राफियन फॉलिकल. तो हमें क्या मॉनिटर करना है? यही देखना है कि ओवरी में फॉलिकल में क्या चेंज आ रहा है, टू प्राइमरी to secondary to Graafian follicle, and oocyte from primary oocyte to secondary oocyte, and secondary oocyte में भी division कहाँ arrest हो गया है? meiosis 2 में, और वो meiosis 2 complete नहीं हुआ. एक polar body बन गई है, दूसरी बननी बाकी है.
तो ये हम पूरी मॉनिटर करेंगे. देन ओव्यूलेशन इंडक्शन. Ovulation induction, of course, it will be around 14th day of the cycle. Along with we will be giving luteinizing hormone for that, and then the oocyte retrieval. अब ओव्यूलेशन इंडक्शन भी कर दिया, वो बिल्कुल पेरीफेरी पे है, ग्राफियन फॉलिकल भी हो गया, लेकिन वो that is not ejected, that might not be ejected into the peritoneal cavity, so we have to retrieve it. तो मतलब they retrieve it अल्ट्रासोनोग्राफिकली, लेप्रोस्कोपिकली विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट. वो खुद जाके ओवरी में से सक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप अगर नहीं हो रहा है ओव्यूलेशन, देन द oocyte हैज टू बी सक्ड. देन प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म्स. So sperms are extracted and then sperms are washed. Washed means certain that is treated with certain chemicals. The antigens are washed from the surface of the sperms. Then they are paired also, क्योंकि वो कैपेसिटेशन और वो सब तो हुआ ही नहीं. फीमेल जेनाइट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कैपेसिटेशन एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस? हाँ, इसको आता है, पहले ही खड़ा हो जाता है, उसको पूछ रही हूँ मैं. हाँ हाँ, in the female genital tract and for 7 hours. So 7 hours is the duration and it is the time when the sperms are prepared in the female genital tract. अब वो fertilization के लिए prepare ही नहीं हुए तो वो सब sperm washing और ये सब करते हैं, then they are preserved. And ova is also preserved at 37 degree Celsius of temperature. वो पेट्री डिश में प्रिजर्व करके उसको मतलब करके एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं. देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अकर्स. एम्ब्रियो ट्रांसफर, वेयर द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड. अब कौन बताएगा लास्ट? हाँ तुम बताओ. हाँ वे पीछे, हाँ बोलो. हाँ, कौन से पार्ट में? यूट्रस में. कहाँ चाहते हैं? अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में? upper part of the uterus and posterior wall of the fundus. So upper part of the uterine cavity में at हाँ तुम बताओ बेटा. हाँ, sit down. Good. हाँ हाँ, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर. तो गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ करेंगे? गैमेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में. के कौन से पार्ट में? एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. अगर जाइगोट को करेंगे, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर भी कर सकते हैं एम्पुलरी पार्ट में, एंड देन जाइगोट विल बी कमिंग टू द यूटेराइन कैविटी. कौन से डे से कौन से डे में? बताओ. नहीं पता क्यों? सोच के बताओ. नहीं पता क्या? दो में मतलब सोचो ना, कब होता है फर्टिलाइजेशन? 40 मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन occurs, then the this product reaches to the ampullary part, है ना. नहीं, फर्टिलाइजेशन को हम डे 1 मान रहे हैं, तो कब आएगा यूटेराइन कैविटी में? 7th day after fertilization it will be reaching to the uterine cavity. So the embryo, then luteal support. So last thing is the luteal support. Why luteal support? What do you mean by luteal support and why it is required? किसी को कुछ पता है या क्या सोच रहे हो? हैं? प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए. क्यों चाहिए प्रोजेस्ट्रॉन? नॉर्मली कहाँ से सीक्रेट होता है? अच्छा, कॉर्पस में आंसर दे दिया. Normally the progesterone is secreted from the corpus luteum. So it might be possible that normal corpus luteum might not have formed, या फिर it will take some time. इसमें एक गैप भी हो सकता है, luteal गैप भी हो सकता है. So we will be giving progesterone from outside. So luteal support, that means, and progesterone is, what are the two main functions of the progesterone? To maintain the endometrium, and then it makes the cervical mucus thicker to prevent further entry of sperm. Then it also keeps that product of conception in the womb. वो abort भी तो हो सकता है, तो उसको भी कौन maintain करता है? Progesterone. So that is why this luteal support with the help of progesterone. So this is the normal slide of the ovary, and you can see the developing follicles. This is the
mature follicle, rupture of follicle, the primordial and the primary follicles. Along this is the primary follicle and with the cavity is the secondary follicle. As soon as जैसे ही cavity appear हो जाती है तो कौन सा follicle बन जाता है? Secondary follicle. And this is the tertiary follicle or the Graafian follicle. बेटा तुम बताओ, हाँ इसको बुलाओ, तुम्हारे पीछे, हाँ तुम वाइट शर्ट में, हाँ ये सब बता दो, ये क्या क्या दिख रहा है तुमको, ये सब इनका नाम बता दो, ये सब कौन है? हाँ ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है? हाँ mature follicle है. So what are the different components of the mature follicle? What is this? एंट्रम है. एंट्रम के अंदर क्या है? ओवम है. कौन से स्टेज में है इस समय? उस साइड प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है? नहीं, उस साइड की टर्शियरी स्टेज कहाँ होती है? वो तो फॉलिकल की होती है. दो ही टाइप का उस साइड है ना, इधर प्राइमरी उस साइड और सेकेंडरी उस साइड. एंड सेकेंडरी उस साइड इज आफ्टर रिडक्शन डिविजन. ठीक है ना, कोई भी वर्ड सेकेंडरी आ जाए मतलब रिडक्शन मियोसिस 1 हो गया है. तो ओव्यूलेशन कौन सी स्टेज में होता है? प्राइमरी oocyte में, सेकेंडरी में? सेकेंडरी oocyte. तो नाउ द oocyte इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज. एंड व्हाट आर दीज सेल्स? व्हाट इज दिस? नेक्स्ट उसके, हाँ बता रहे हो, हाँ प्राइमोडियल जर्म सेल तो अब सेकेंडरी oocyte बन गए. वो कहाँ मिलेंगे अब इसमें? टर्शरी फॉलिकल में. वो ही प्राइमोडियल जर्म सेल क्या बन गया है? वो oocyte बन गया सेकेंडरी. हाँ तुम बताओ नेक्स्ट. हाँ है, अब ये प्राइमोडियल नहीं रहे. नेक्स्ट. हाँ परसों टेस्ट है ना तुम्हारा, क्या करोगे तुम लोग? हाँ नेक्स्ट. ये तो तुम पढ़ते हो ना, 2 लेयर्स होती हैं फॉलिकल के अराउंड. बताओ कौन? थीका इंटरना एक्सटर्ना का नाम है. तो दीज आर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना. दिस इज एंट्रम फॉलिकुलर, सेकेंडरी oocyte. व्हाट आर दीज सेल्स? These are discus proligerus and these are cumulus oophorus. Cumulus oophorus radiata cells. And sit down. And discus proligerus. कौन सिक्रीट करेगा इसमें? ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? ओवरी के पास. Theca interna cells and some of the stromal cells of the ovary, they also secrete estrogen. Estrogen कौन से फेज में रिक्वायर्ड है? बिफोर ओव्यूलेशन. जो एंडोमेट्रियम को थोड़ा मेंटेन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट थिंग. तो तभी उसी टाइम में फॉलिकल्स डेवलप होते जा रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द थीका इंटरना सेल्स एंड दैट ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर एंडोमेट्रियल ग्रोथ. और जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया फिर किस में कन्वर्ट हो गया? ये कॉर्पस ल्यूटियम में. क्योंकि अब क्या रिक्वायर्ड है? प्रोजेस्ट्रॉन. नाउ प्रोजेस्ट्रॉन विल बी प्रिपेयरिंग बेड फॉर द बेबी. सो प्रोजेस्ट्रॉन विल बी सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. सो अब अगर हमने आर्टिफिशियली ओव्यूलेशन इंडक्शन कर दिया, यहाँ से ओवम ऐसे सक कर लिया, नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना, तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा? प्रोजेस्ट्रॉन. सो वी गिव प्रोजेस्ट्रॉन. तो दिस इज दी, ये जो नॉर्मल है, देख लो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का चार्ट बनाने सबको आना चाहिए. तो क्या क्या स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में? फर्स्ट देयर आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 4 spermatids will be forming, spermiogenesis will occur and motile sperms will be forming. Similarly इन दोनों प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? One, oogenesis starts before birth and spermatogenesis starts at puberty. कुछ भी primary कुछ भी चेंज नहीं होगा. Only at puberty it will start and primary spermatocytes will be converted into
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वहां पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो स्टार्ट हो गया है, प्रोफेज में है, यानी डिवीजन स्टार्ट हो गया, प्रोफेज में आ गया तो डिवीजन स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर प्यूबर्टी पे नेक्स्ट थिंग्स विल अकर। So in vitro fertilization and embryo transfer procedure. So here you can see this ovum will be sucked up, and then these will be preserved, and in the dish you can see these are the this is the process. So incubation, first there is egg aspiration, insemination of both the things, incubation, and then the embryo transfer. So these are the basic steps. You can look at the picture. ये COC का फुल फॉर्म मत पूछना, मुझे नहीं पता है, उसने दे रखा है ऑब्स्टेट्रिक्स के उसमें। ये क्या है? ओवम ना। इसके ये कौन से सेल्स है? कोरोना रेडिएटा। कहाँ से डिराइव्ड है कोरोना रेडिएटा? क्यूमुलस ऊफोरस से। क्यूमुलस ऊफोरस से ये कोरोना रेडिएटा है। यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ओव्यूलेशन हो गया है। ये मियोसिस 2 oocyte with a polar body. So this is the polar body along with the secondary oocyte. ये कौन से स्पेस में है, कोई बता सकता है? कौन से स्पेस में है पोलर बॉडी? इसको ये तुम्हारे पास में से बुलाना। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूअसली तुम्हारा मुंह ना चल रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम जाओ। तुमको ही बात कर रही हूं मैं, कितनी बार में सुनोगी? ये क्या है बेटा? क्यों आई हो क्लास में? बाकी 4 लोगों को भी डिस्टर्ब करने। कौन बताएगा क्या है ये? पोलर बॉडी कौन से स्पेस में है? पेरीविटलाइन स्पेस में, बिकॉज इट इज आउटसाइड द विटलाइन मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द जोना पेलुसिडा. So perivitelline space में you can identify the polar body. Then these are the 2 pronuclei. Now you can see the 2 polar bodies. So that means fertilization has occurred. One is the male pronuclei and second is the female pronuclei, and 2 polar bodies can be seen in the perivitelline space. So if they see the 2 polar bodies in the perivitelline space, so that means fertilization has occurred. Because otherwise, without that, the ovum will not be able to complete the second meiotic division. तो अगर 2 polar bodies दिख जाती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव टेक्निक वाले कि अच्छा ठीक है फर्टिलाइजेशन हो गया. उसके बाद में दिस इज दी 4 cell stage, 8 cell stage, and this is the blastocyst. So ये सब इंडिकेशंस हम नहीं करेंगे. Coming to the luteal support. So besides intracytoplasmic sperm insemination, 2 और टेक्निक्स कौन सी हैं? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड दी zygote intrafallopian transfer or intrauterine transfer. So they can also be done. So luteal support is basically the transformation of mature follicle into corpus luteum. After the release is triggered by an LH surge. We know that corpus luteum is essential for progesterone, estrogen, and other vasoactive. These all things are given for the luteal support. क्या क्या दे सकते हैं? Progesterone, estrogen, and other vasoactive and growth factors, they can be provided for the luteal support. So it is well established that ovarian stimulation regimes used in assisted reproduction cycles alter the luteal phase. So we have to provide the progesterone from outside. So what is given is the first thing which is given is the endometrial support. So endometrium को support करना है, वही 2 hormones हैं, progesterone और estrogen.
Then agents which support corpus luteum, they can also be given. They are human chorionic gonadotropin, GnRH analog, and luteinizing hormone. These are also given in the luteal phase support, and newer agents like which promote angiogenesis and vascular supply. तुम्हें ये सारे एजेंट्स नहीं भी पता हो, मुझे मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में नहीं देखे हैं, बट एक्चुअली दीज थिंग्स बिल्ड अप योर बेसिक्स कि व्हाई एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड, व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड, एंड how it can be utilized for assisted reproductive techniques. Then these things can be given. So ये प्रिपरेशंस हैं जो उसके पीपीटी में था कि प्रोजेस्टेरॉन कौन कौन से प्रिपरेशन में दिया जा सकता है, ओरल, वजाइनल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सिंथेटिक, मुझे इसके डिटेल में नहीं जाना है. ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी गिवन. Then GnRH analogs and luteal phase supports, these are the vitamins and other things. मतलब वो लोग जो पढ़ते होंगे, जो ये टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो पावर पॉइंट है वो उसके लिए बनाया हुआ है. थैंक यू, एंड इट इज बाय सुहानी वर्मा.